बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल को प्रॉपरली फोकस कर रहे हैं। आल्दो आपके पास एक सेपरेट जो प्लेलिस्ट है रियल एनालिसिस की, कंप्लीट रियल एनालिसिस, उसमें मैंने बताया आपको जैसे पहले भी कि उसमें मैंने मल्टीपल बुक्स जो हैं उनको फोकस किया हुआ है, लेकिन इस प्लेलिस्ट में आपको स्पेशली सिर्फ रॉबर्ट जी बार्टल की जो बुक है उसके ऊपर लेक्चर मिलेंगे। लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले एक मरतबा दुरूशी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1। इसका चैप्टर का नाम है प्रेलिमिनरीज, और इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आप इसका फोर्थ एडिशन जो है रॉबर्ट जी बार्टल की बुक का फोर्थ एडिशन जो है लेटेस्ट एडिशन है, उसके ऊपर हम डिस्कशन उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको किसी सेट के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप डी मॉर्गन लॉ के ऊपर देखेंगे, बात आज हम करेंगे फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और जो बाइनरी रिलेशंस हैं और कार्टियन प्रोडक्ट है इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। अच्छा जी, इसमें चंद एक बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया कि ये बेसिक चैप्टर है आपका। मैंने लिखा है जी कि द सेट है द नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, उसे आप इस तरह डिनोट करते हैं। दो सेट ए और बी को डिसजॉइंट कहेंगे इफ दे हैव अ नो कॉमन एलिमेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज, अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए। टू इलिस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रूविंग सेट इक्वलिटीज। अब हम देखेंगे कि अगर आपने दो सेट की इक्वलिटीज को प्रूव करना है तो वी विल नेक्स्ट एस्टेब्लिश वन ऑफ द डी मॉर्गन लॉ फॉर थ्री सेट्स। आपने डी मॉर्गन लॉ को पढ़ा हुआ है दो सेट्स के लिए, लेकिन अब यहाँ पर इस बुक में हम डी मॉर्गन लॉ को पढ़ने लगे तीन सेट्स के लिए। इसमें से यहाँ पर दो पार्ट हैं इसके डी मॉर्गन लॉ के, जिसमें हम एक को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, दूसरे को मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा एज एन एक्सरसाइज। टू सेट्स के लिए डी मॉर्गन लॉ को आप जानते हैं, इस तरह डिफाइन करते थे आप कि अगर लिखा हो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही है। यानी कि डी मॉर्गन लॉ में होता ही है कि वो कॉम्प्लीमेंट जो है वो कन्वर्ट कर देता है आपकी यूनियन को इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर थ्री सेट्स। एक्चुअली ये जो बैक स्लैश लाइन है दिस इज फॉर डिफरेंस। यू कैन प्रोसीड एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दिस इज रीड एज, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस बुक में इसका स्टाइल ये है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी relative टू ए या इन ए, relative टू ए। ये बी का कॉम्प्लीमेंट है ए में, दूसरे अल्फाज में ये ए माइनस बी है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी का मतलब आप जानते हैं कि ए के वो तमाम नंबर जो बी में ना हो, लाइक एज दिस इज आवर सेट ए और दिस इज बी। तो यहाँ पर आप जानते हैं ए माइनस बी वाला, ए के वो तमाम नंबर जो बी में नहीं होंगे वो कौन सा पोर्शन आएगा, दिस रिप्रेजेंट ए माइनस बी, ऐसे ही है। ये सारा होगा आपके पास। तो अब आपने प्रूफ ये करना है कि ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इसके बराबर आपका आंसर आना चाहिए। मैं लेफ्ट एक पहला पार्ट ले रहा हूँ टू प्रूव डैट। पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है आपने, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, ये वाला यूनियन से इंटरसेक्शन में बदलना है। दूसरे पार्ट में इंटरसेक्शन से यूनियन में, ये आप खुद कीजिएगा। टू प्रूव ए वी विल शो डैट। अब देखें दो सेट को हमने इक्वल प्रूफ करना है, आवर टारगेट इज टू शो दैट, आपने प्रूफ ये करना है, ये हमारा टारगेट है, ये दोनों सेट आपके पास सेम आने चाहिए, ये सारी चीज़।
दो सेट की इक्वालिटी जब भी आपने प्रूफ करनी हो ना तो उसको हम ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहना लगा हूँ कि सपोज ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना करेगा कि एक्स इज एन एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज एक्स इज आल्सो बिलोंग टू बी एंड वाइस वर्सा। अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो फिर एक्स ए में भी बिलोंग करेगा। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर एक्स इसका एक एलिमेंट है तो फिर एक्स जो है ना वो इन दोनों के अंदर भी बिलोंग करेगा। इन दोनों के अंदर से मुराद है भाई, ये आपने देखें, आपने आपका ये सारा रिजल्ट है, ये है। अगर एक्स आपका एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड, अगर एक्स इसकी लेफ्ट साइड से बिलोंग करता है देन एक्स इज आल्सो बिलोंग टू द राइट साइड, वो इससे भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा देखो, टू प्रूव वी विल शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन इन बोथ a minus b and a minus e, and conversely let if x belong to this, अगर x इसका एलिमेंट है देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो सब्ट्रैक्शन की डिफरेंस की डेफिनेशन वो क्या कहती है, x इज इन a बट x इज नॉट इन b यूनियन c। ये क्या है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यूनियन c रिलेटिव टू a, ये b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट है a में। कॉम्प्लीमेंट क्या लें, डिफरेंस क्या लें, उसके मुताबिक सपोज दिस इज आवर सेट a एंड दिस इज b, दिस इज c, तो हमें a माइनस बी यूनियन सी चाहिए ना, वो ये दिस इज द पार्ट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी, इस हिस्से में आपका x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू दिस पार्ट। अगर x इसमें है तो फिर इसमें नहीं है। अब मुझे बताएं कि अगर x दो सेट्स के यूनियन में ना हो तो ये पॉसिबल है कि x जो है वो फिर b और c में चले जाए। आप कहते हैं x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c, दिस इंप्लाइज x कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ b एंड x नॉट बिलोंग टू c। ऐसे ही ना, एक एलिमेंट दो सेट की यूनियन में नहीं है तो फिर वो कैसे उन दोनों के अंदर सेपरेटली हो सकता है। तो अगर x आपके पास a में है बट x इज नाइदर इन b नॉर c, अब इन दोनों बातों को अलग-अलग लिख देते हैं, x इज इन a बट नॉट इन b एंड x इन a बट नॉट इन c, सिर्फ x a में है लेकिन b और c में नहीं है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a माइनस b, x बिलोंग टू a माइनस c, विच शोज दैट x जो है वो इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाएगा, a माइनस बी की इंटरसेक्शन में और a माइनस सी की इंटरसेक्शन में। यही हमने प्रूफ करना था कि अगर x इधर इससे बिलोंग करता है तो फिर इनकी राइट साइड से बिलोंग करेगा। नाउ वी विल शो दैट इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ द राइट साइड, अगर x राइट साइड का एलिमेंट है देन x बिलोंग टू ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा देखें, इफ x बिलोंग टू दिस, अगर x इनकी इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है फिर वो दोनों के अंदर मौजूद होगा, इसका मतलब x इससे भी बिलोंग करेगा, x इससे भी बिलोंग करेगा। अब मुझे बताएं कि अगर आप कहते हैं x a माइनस बी के अंदर मौजूद है, यानी कि x जो है वो b कॉम्प्लीमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a इसके अंदर मौजूद है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू a, अगर x a के अंदर है लेकिन x b के अंदर नहीं होगा। और अगर आप जब कहते हैं कि x इस हिस्से में बिलोंग करता है, दिस शोज दैट x बिलोंग टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू c, देयरफॉर x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b यूनियन c, दिस शोज दैट x बिलोंग टू a माइनस बी यूनियन सी। सही है, इसमें सिर्फ आपको यार जो ये डेफिनेशन है ना a माइनस बी की, वो आपको पता होनी चाहिए। a माइनस बी का मतलब है कि x के वो तमाम a के वो तमाम नंबर जो a में तो मौजूद हैं लेकिन b में नहीं है, यही मतलब होता है ना a माइनस बी का। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x जो है वो इस हिस्से में चला गया। सही है, since this set and this set contain the both element, अब ये x but x was the arbitrary element of this part contain same element, they are equal by definition। this ये definition क्या थी, definition ये थी कि अगर एक एलिमेंट किसी सेट के दोनों सेट के अंदर मौजूद हो तो इसका मतलब वो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह ही आप इसका दूसरे पार्ट को यहाँ पर कर सकते हैं प्रूफ, बस इतना सा है ये। आगे इसका दूसरा हिस्सा है व्हाट हाउ कैन वी डिफाइन फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कहता है हम कार्टियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। दो सेट्स अगर आपके पास a और b हैं देन देयर कार्टियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b, और कार्टियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। कार्टियन प्रोडक्ट में आप जानते हैं वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं, a कोमा b, जिसमें पहला एलिमेंट a जो है वो a से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट b से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल इफ आवर सेट a, अगर हमारे सेट a जो है 1 2 3 और b सेट है 1 5, देन देयर कार्टियन प्रोडक्ट इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर। तो अब जानते हैं कि इसके जो कार्टियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे वो 6 एलिमेंट होंगे, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में।
यानी पहला आएगा 1 1 से ऑर्डर पेयर, फिर 1 का 2, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 2 का 1 के साथ, फिर 2 5 3 1 अप टू सोन ये। We may visualize the set A cross B as a set of 6 points in the plane with the coordinates that we have just lifted. We often draw a diagram such as 1.1.2 to indicate the Cartesian product of two sets A and B. However, it should be realized that this diagram may be simplification. क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि जब आपका सेट A B यानी ये जैसे हैं, these are the finite sets, these are the finite sets in form of commas. ये आपका डिस्क्रीट सेट है। जब आपका ये फाइनाइट सेट है, डिस्क्रीट सेट है, तो इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट होता है ना, वो ये एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है। और ये ऑर्डर पेयर जो है ना, इनको जब आप प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो दीज आर दी जस्ट पॉइंट्स, ऐसे ही ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, हाउ कैन वी लोकेट 1,1, दिस ऑर्डर पेयर इज लोकेटेड एज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे, जैसे ये 1,1 ऐसे ही है। इसी तरह ही 1,5 को आप लोकेट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा सपोज, उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो in form of डिस्क्रीट सेट, ये डिस्क्रीट सेट है यानी फाइनाइट सेट है। डिस्क्रीट सेट की फॉर्म में आपके पास जो कार्टियन प्रोडक्ट है, दिस इज जस्ट आर द पॉइंट्स ऑफ द प्लेन, जो आपकी फिगर 1 में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये फिगर 1.2। बट अगर आपके पास ए सेट ए और बी क्लोज इंटरवल की फॉर्म में है, लाइक एज दिस आवर सेट ए इज क्लोज इंटरवल 1 से 2, या बी में है y की वैल्यू 0 से लेकर 1 या 2 से लेकर 3 तक, ये दो बी में 2 इंटरवल लिखे हुए मैंने। तो अब इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट होगा ना, ये कार्टियन प्रोडक्ट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द रेक्टेंगल। देखें आप, बट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस इंटरवल 1 से 2, ये आपका है 1 से 2 इंटरवल, ये रेक्टेंगल बनेगी 1 से 2, ठीक है ना। अब इस x इज इक्वल टू, यहाँ पर है x की वैल्यूज, दिस शोज वैल्यूज ऑफ x। इन x की वैल्यूज के लिए पहला y कितना है, 0 से 1, y रिप्रेजेंट ऑलवेज हाइट, this represent 0 y values, 1 less than or equal to y, y less than or equal to 0, ठीक है। y आपकी ये हाइट है, दिस इज। इस सूरत में क्लोज इंटरवल की सूरत में देयर कार्टियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ रेक्टेंगल। इन दी सिमिलर वे अगर आप दूसरा y लेते हैं, उसमें y की हाइट है 2 से 3, देन लेकिन x इज रिमेन सेम, x आपका 1 से 2 ही है, तो x यहाँ से 1 से 2 ही रहेगा, लेकिन हाइट उसकी कितनी आ जाएगी, y की 2 से 3, योर y लाइज हेयर 2 से 3। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास होता है ना फाइनाइट सेट्स, उस सूरत में कार्टियन प्रोडक्ट जस्ट आप ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर यानी ये पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर, बट इन फॉर्म ऑफ क्लोज इंटरवल देयर कार्टियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड रेक्टेंगल। फॉर एग्जांपल व्हेन वी से हाउ कैन ग्राफिकली वी शोज दैट द कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल। मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसको, ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, then their Cartesian product graphically shows what does shows the Cartesian product of this sets graphically। तो आप कहेंगे कि ग्राफिकली इनका कार्टियन प्रोडक्ट हमेशा एक रेक्टेंगल को शो करेगा, दिस ऑलवेज शोज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। बट इन केस व्हेन आवर सेट ए इज इन फॉर्म ऑफ फाइनाइट सेट लाइक एज 1 2 b's 3 4 5, in this case your Cartesian product is always just a list of points, this shows always the points in the plane, points बनेंगे ऑर्डर पेयर, सही है ना। नेक्स्ट कहता है जी कि वी विल नाउ डिस्कस द फंडामेंटल नोटेशन ऑफ फंक्शन और मैपिंग। मैपिंग को या फंक्शन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, कहता है टू द मैथमेटिशियन ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी द वर्ड फंक्शन मीन्ड अ डिस्टिंक्ट डेफिनेट फार्मूला सच एज। 19th सेंचुरी में कहता है वो फंक्शन को ना एक फार्मूले के तौर पर डील कर रहे थे, लाइक एज हमारे पास ये अगर एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 विच एसोसिएट टू ईच रियल नंबर x एंड अदर नंबर एफ ऑफ एक्स, जो x की हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा था। फॉर एग्जांपल व्हेन x इज इक्वल टू 0 योर f ऑफ 0 इज -5, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 आपका f ऑफ 1 का आंसर -1 आएगा, f ऑफ 5 का आंसर 35 आएगा। दिस अंडरस्टैंडिंग एक्सक्लूड द केस ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज और डिफरेंट इंटरवल्स। कहता है ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी उस जमाने में 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन की, वो जो पीस वाइज फंक्शन था ना, उसका कॉन्सेप्ट उनको नहीं था। सो डैट द फंक्शन कुड नॉट बी डिफाइंड इन पीसेस, मतलब वो डिफरेंट फार्मूलाज के लिए या डिफरेंट इंटरवल में, जैसे आप आज मॉडर्न मैथमेटिक्स में पीस वाइज फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट उनको नहीं था, ठीक है ना। एज मैथमेटिक्स डिवेल्प इट बिकम्स क्लियर दैट अ मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन वुड बी यूजफुल। कहता है कि अब जैसे जैसे मैथमेटिक्स मजीद डेवलप हुआ
तो फिर मैपिंग की फंक्शन की मज़ीद और जनरल डेफिनेशन जो है वो यूज़ की जा सकती है. इट आल्सो बिकम एविडेंट दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शन इटसेल्फ एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इस पैराग्राफ में वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि बच्चों को समटाइम ये नहीं पता चलता कि एफ फंक्शन में और एफ ऑफ एक्स में क्या फ़र्क होता है. ठीक है ना, ये असल में इसके ऊपर यहाँ पर ये सारी बहस करना चाह रहा है. पहले यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख रहा है, कहता है फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन ए यूनिकली डिटरमाइन एन एलिमेंट एफ ऑफ एक्स इन बी. अगर ये हमारे पास एक सेट ए है, ये हमारे पास एक सेट बी है, एक फंक्शन एफ जो है वो ए से बी ऐसा एलिमेंट है, ऐसी मैपिंग है, ऐसा रूल है जो ए के इस एलिमेंट को उठा के ले जाता है बी में, और बी के एलिमेंट्स हैं किस फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में. तो अब आगे जाके सिर्फ आपको ये बताएगा वो कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है ना ये एक फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और एफ जो है वो यहाँ पर फंक्शन है. एफ रिप्रेजेंट फंक्शन और एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स. तो असल में स्टूडेंट्स में असल में कन्फ्यूजन ही होती है, वो बच्चे समझते हैं एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन. इस बुक में वो आपको बताना चाह रहा है एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स. ठीक है ना. अब ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा है सेट की दोबारा इन फॉर्म ऑफ सेट थ्योरी. Let A and B be the sets, then a function from A to B is a set F of order pairs in A cross B such that for each A belong to A there is a unique B belong to B such that with AB belong to F. In other words, if AB belong to F and AB dash belong to F, this implies B belong to B dash. आपने सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है. कहता है कि if A and B are two non-empty sets then a mapping or then a rule f. अब सबसे पहले देखें f जो है ना, दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी इज अ कार्टियन प्रोडक्ट. आप जानते हैं, आपने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि f जो है ना ये बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी जो डिफाइन करते हैं ना, ये उनका सबसेट होता है. सही है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. आपने कुछ इस तरह पढ़ा हुआ है, डोमेन ऑफ f इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट सेट. सेकंड ये बात है कि ऑर्डर पेयर में ना रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन रेपिटेशन इन द सेकंड ऑर्डर पेयर. तो यही बात लिख रहा है वो यहाँ पर कि अगर ए बी ये एक एफ का एलिमेंट है एंड ए बी डैश भी एफ का एलिमेंट है, तो फिर ये सेकंड एलिमेंट शुड बी सेम. ये सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. मतलब ये फंक्शन बनता है तो दिस शुड बी सेम. दीज आर सेम थिंग्स. The set A of first element of a function is called domain of f and is often denoted by d of f. The set of all second elements in f is called range of f and is often denoted by r of. Note that कहता है although domain of f is a के बराबर होती है, range of f जो है ना वो b का सबसेट होगी. एक्चुअली b जो है ना उसे कहते हैं कोडोमेन. अब आपको पता है कोडोमेन में और रेंज में फ़र्क होता है. रेंज में ये चीज़ होती है. What is range? If A and B are two non-empty sets and we define a mapping from F from A to B, अगर ये x1, x2, x3 are the elements of A, x1 के ऊपर आपने फंक्शन f अप्लाई किया, ये बन गया f of x1, ये किस में चले गया b में. आपने x2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, ये बन गया f of x2, ये किस में चले गया b में. f of x3 अप्लाई किया, f of x3 आ गया. अब ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, जो f of x1, f of x2, x3, जो x1, x2, x3 के ऊपर f अप्लाई करके बने हैं, यानी ये वाले एलिमेंट्स, these elements are the elements of the range. लेकिन B के अंदर पॉसिबल है ऐसे एलिमेंट्स हों जो इनके अलावा भी हों, जो x A के किसी एलिमेंट्स की इमेज नहीं बनते, which are not the images of for any elements of A. तो इस सूरत में आपके पास जो B है ना, B वो कहलाता है कोडोमेन. कोडोमेन का सेट हमेशा बड़ा होता है भाई. इन शॉर्ट वर्ड्स, कोडोमेन इज ऑलवेज सुपर सेट ऑफ रेंज. दिस इज ऑलवेज सुपर सेट ऑफ रेंज. ठीक है ना. तो इसलिए कह रहा है वी ओनली हैव रेंज ऑफ एफ बिलोंग टू बी. द नोटेशन एफ A implies B is often used to indicate f is a function from A to B. We will also say that f is mapping of f of A into B, and or that f maps A into B. If AB is an element of f, it is customary to write B is equal to f of A, or sometime A maps, इसको पढ़ते हैं A arrow नहीं, A maps to B. ये सारी नोटेशन हैं इस बुक की, ये हम इस्तेमाल करेंगे और आई होप ये आपको सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पर आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि
योर रेंज ऑफ द फंक्शन लाइज ओनली इन दिस इंटरवल, वाइल आपका जो पूरा सेट बी है इट्स हाइट इज़ लार्जर देन रेंज ऑफ एफ, आपका सेट बी जो है वो बड़ा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, रेंज ऑफ एफ की हाइट छोटी है, वो सिर्फ इतनी सी है। तो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट ए रेंज ऑफ एफ इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट बी। फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। इन ज्योमेट्रिकली इट सेज दैट अ वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू ए विद ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्जैक्टली वंस। मीन टू से ये है कि एक फंक्शन आपको ग्राफ दिया हुआ और आपने चेक करना है कि ये ग्राफ जो है किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। यू कैन यूज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन ये टेस्ट ये कहता है कि आप उस ग्राफ को एक लाइन से कट करें, वर्टिकल लाइन से, अगर वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, तो फिर वो जो ग्राफ है ना, दैट ग्राफ इज ऑपोजिट टू अ फंक्शन। लाइक एज देखें, ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को मैं एक वर्टिकल लाइन से किसी भी पॉइंट से कट करता हूँ। सपोज इफ वी कट हेयर, एवरी वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट, इसको एक एक पॉइंट पर कट करेगी। लेकिन अगर मैं एक कंप्लीट सर्कल ले लेता हूँ एंड वी अप्लाई वर्टिकल लाइन टेस्ट, और इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, यू कैन नोटिस दैट वर्टिकल लाइन विल कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट्स। यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, ऐसे ही है ना। तो ये आपके पास अब सर्कल जो है ना, सर्कल डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सही है। इसी तरह फर्ज कर लें मेरे पास एक और ग्राफ है, वो इस तरह का है, जिग फॉर्म में, ऐसे ही है। अब इसको भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ड्रा करते हैं, ये देखें, ये वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने पॉइंट्स पर कट गई है। तो ये जो ग्राफ है ये भी किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड मशीन, फिर अगला ये पैराग्राफ आप पढ़ सकते हैं। इन दिस पैराग्राफ वो आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज ऑलवेज विजुअलाइज एज अ मशीन। इसको आप एज अ मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक मशीन बनाई हुई है, ये जो मशीन इसके अंदर है ये एक जूसर मशीन है। सपोज दिस इज अ जूसर मशीन और ग्राइंडर मशीन। दिस ग्राइंडर मशीन, ये जो एफ है, एफ इज वर्किंग हेयर एज अ ग्राइंडर मशीन। आपने इसमें एक इनपुट दी एक्स वैल्यूज, ये इसकी इनपुट है एक्स वैल्यूज, दैट इज द डोमेन वैल्यूज। इस इनपुट को एफ ने एक्सेप्ट किया, आउटपुट इज योर एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो योर फंक्शन एफ इज वर्किंग हेयर एज अ मशीन, अ फंक्शन है एज अ मशीन, ये यहाँ पर शो कर रहा है इस बुक में। ठीक है। इसमें आप इनपुट देते हैं एक्स की वैल्यूज को, वो इनपुट के ऊपर ये मशीन अप्लाई होती है, यानी एफ अप्लाई होता है, जो आउटपुट निकलती है वो एफ ऑफ एक्स आ जाती है। अब इसमें वो आपको बताना ये चाह रहा है आगे, दिस लास्ट विजुअलाइजेशन मेक क्लियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन एफ एंड एफ ऑफ एक्स। वो बार बार यही बताना चाह रहा है कि बच्चों को ये नहीं पता चलता यार एफ में और एफ ऑफ एक्स में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ जो है ना, एफ वो एक फंक्शन है, वो एक मशीन है इटसेल्फ। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आउटपुट है मशीन की, व्हेन एक्स इज़ द इनपुट। ठीक है। और अगली बात कहते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं कि आप इसमें कोई भी ऐसी इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, जिसको ये मशीन एक्सेप्ट ना करे। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक ग्राइंडर है या एक दिस इज अ जूसर मशीन, कैन यू पुट हेयर एन आयरन, और इसमें कोई पत्थर डाल दें आप, स्टोन्स वगैरह, ठीक है, और वो उसको ग्राइंड कर दें, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें आप सिर्फ इसके डोमेन में सिर्फ वो चीज़ें पुट कर सकते हैं जिसको एक्सेप्ट करे। ये लिखा हुआ है इसने, इफ वी ट्राई टू इंसर्ट समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ into f, we find that it is not accepted for f, ये f के लिए एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड f can not operate only f can operate only on elements from domain of f, ये सिर्फ उन एलिमेंट्स पर अप्लाई की जा सकती है जो उसके डोमेन में शामिल हैं। ठीक है ना। तो ये अभी मैंने बताया कि बेसिक चीज़ें, फिर इंशाल्लाह दूसरे तीसरे लेक्चर में जाकर ये हम प्रॉपरली इसको डिस्कस करेंगे। तो ये समझें, कभी सिर्फ आपको इस चैप्टर में ये बताना है कि चंद एक जो बेसिक चीज़ें थ्रू आउट द बुक हम इस्तेमाल करेंगे, उनके ऊपर ये सिर्फ डिस्कशन है। ठीक है। तो आई होप कि ये बेसिक सा लेक्चर है, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है, आपको चीज़ों की समझ आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।